हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो ये दूसरा अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग हमने आपको पढ़ा दिया था, तो उसमें था एक समान आवेशी सीधे तार के निकटतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस अनुप्रयोग में है अनंत विस्तार के एक समान आवेशी समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि इसमें समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और उसमें सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक 5 नंबर में आपके फिजिक्स के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये जो डेरिवेशन है वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से लिया गया है, तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको लिखना होगा, माना अनंत विस्तार की कोई चादर जिस पर क्षेत्रीय आवेश घनत्व लैम्डा, यानी कि ये जो चादर है अनंत विस्तार की, ये अनंत विस्तार की कोई चादर है जिस पर क्या है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो होगा वो लैम्डा होगा। इस चादर से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, यानी कि इस चादर से r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पे P उपस्थित है, P स्थित है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब आगे आपको क्या लिखना है, आगे आपको इस तरीके का फिगर बना देना है। इसमें आपको S1 ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है और S3 ज्ञात करना है। S1 में जो DA होगा, DA वेक्टर होगा वो सीधे होगा, E वेक्टर होगा वो सामने ही होगा, और S3 के लिए भी DA वेक्टर और E वेक्टर वो सामने ही होगा। लेकिन जो S2 होगा उसके लिए DA वेक्टर ऊपर की ओर होगा और E वेक्टर सामने की ओर होगा। तो और आगे इसमें थ्योरी लिखेंगे आप, इसलिए बिंदु P से गुजरने वाला बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। यानी कि ये जो बिंदु P है इसे गुजरने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ इस पर खींच लेते हैं। ये पूरा गॉसियन पृष्ठ है जो कि बेलनाकार है और बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ है। इस गॉसियन पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल DA है, यानी कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है इस पर सूक्ष्म जो क्षेत्रफल होगा वो DA होगा। तीनों पर DA सूक्ष्म क्षेत्रफल हो जाएगा तथा गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, यानी कि फाई E हमें ज्ञात करना है। कुल फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ का क्या होता है, फाई E। तो इस तरीके से ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई E। अब लिख लेंगे जैसा कि पिछले डेरिवेशन में हमने किया था सीधे तार वाले, वैसा ही इसमें भी सेम ही करेंगे। तो इसमें करेंगे S1 E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, समाकलन का साइन लगाएंगे, प्लस करके समाकलन का साइन लगाएंगे, S2 लिखेंगे, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर लिख लेंगे और उसके बाद भी प्लस लिखेंगे और समाकलन का साइन लगाएंगे, S3 लिखेंगे और E वेक्टर डॉट DA वेक्टर लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब वेक्टर हटते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाता है, यानी कि जो इस पे वेक्टर हटेंगे E और DA का तो इसके आगे कॉस थीटा आ जाता है। तो जब E DA के वेक्टर हटे यहाँ पे तो इन पर कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा आने के बाद यहाँ पे S1 कॉस थीटा हो जाएगा, S2 कॉस थीटा हो जाएगा, S3 कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि S1 के लिए भी यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा, S2 के लिए भी कॉस थीटा हो जाएगा, S3 के लिए भी कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे ये सीधा DA भी सीधा है, E वेक्टर भी सीधा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री पर DA वेक्टर है और E वेक्टर भी 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे जो DA वेक्टर की वैल्यू है वो सीधे गई है और E वेक्टर की वैल्यू है वो इस तरफ गई है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि S2 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और S1 और S3 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे S1 और S3 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई और S2 के लिए 90 डिग्री हो गई। तो इनका 90 डिग्री का मान रखेंगे और इनका 0 डिग्री का और 0 डिग्री का मान लिखेंगे। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर 0 रख देंगे और यहाँ पर 1 रख देंगे, यानी कि S1 और S3 में इंटू में 1 आ जाएगा और S2 में इंटू में 0 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे फाई E बराबर S1 के ये इंटू में 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे cos 0 डिग्री था तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और जो cos 90 डिग्री था उसकी जगह पे 0 आ गया, यानी कि S2 की वैल्यू 0 आ गई। S3 की वैल्यू भी cos 0 डिग्री था तो वहाँ पे भी 1 आ गया। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 से इसकी जब गुणा होगी तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे S2 की जगह पे 0 रख लेते हैं, बाकी का इसमें 1 से गुणा होगी तो EDA आ जाएगा, इसमें 1 से
गुणा होगी तो EDA आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन S1 EDA प्लस 0 समाकलन S3 EDA, ये आ जाएगा। और यहाँ पे जब 0 हटा देंगे तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। फाई ई जब यहाँ से ई बाहर करेंगे तो ई बाहर करके समाकलन S1 DA हो जाएगा प्लस ई बाहर इसमें भी हो जाएगा, S3 वाले में भी समाकलन S3 DA हो जाएगा। अब इसकी जो समाकलन DA की वैल्यू होती है वो A होती है, तो यहाँ पे समाकलन S1 DA की वैल्यू हो जाएगी A और यहाँ पे भी समाकलन S3 की वैल्यू जो हो जाएगी वो A हो जाएगी। तो यहाँ पे A प्लस EA हो जाएगा, यानी कि फाई बराबर EA प्लस EA हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 1 जो हमारा बन के तैयार होगा फाई बराबर 2EA बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे आपकी समीकरण 1 बन गई। तो अब आपको लिखना होगा गॉस की प्रमेय से निर्गत फ्लूइड फ्लक्स। तो गॉस की प्रमेय सबसे पहले आपको लिखनी होगी। तो गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर Q/ε0। तो ये गॉस की प्रमेय होती है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो आपको लिखनी होगी वो क्षेत्रीय आवेश घनत्व या फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व के हिसाब से लिखनी होगी। यानी कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो होता है वो भी होता है सिग्मा और पृष्ठीय आवेश घनत्व भी होता है वो भी सिग्मा होता है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू सिग्मा A हो जाएगी। यानी कि जो आपका सतत आवेशीय वितरण वाला टॉपिक है उसमें आप देखेंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा बराबर Q/A होती है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा A क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा A/ε0। ये आपकी दूसरी समीकरण बन जाएगी। अब समीकरण 1 व 2 से हम इनको रख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को रखने पर तो 2EA ये समीकरण 1 हो जाएगी जो कि आपके ऊपर दी हुई है और सिग्मा A/ε0 ये समीकरण 2 हो जाएगी। ये सिग्मा का साइन होता है तो ये इसी तरीके का बनता है, इस तरीके का सिग्मा का साइन बनता है तो आप इसी तरीके का बनाएंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे जो A है और A कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पे 2E बराबर सिग्मा/ε0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे जो 2 है ये इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे E की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। समतल चादर के निकटतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी थी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का साइन होता है E। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का साइन जो होता है वो E होता है। तो यहाँ पे 2 जो है नीचे आ जाएगा तो E बराबर सिग्मा/2ε0 हो जाएगा। यही होता है समतल चादर के एक समान आवेशी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही आपका आंसर, इस डेरिवेशन का आंसर हो जाएगा। एक समान आवेशी जो समतल चादर थी उसके निकटतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही आंसर हो जाएगा। अब हम आपको एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। आप एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। दोनों में से एक कोई 5 नंबर में जरूर पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में। वो वाला वीडियो भी इसके पहले पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये वाला वीडियो आप पूरे तरीके से अच्छे तरीके से तैयार कर लें। एक दो बार आप बुक में प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इसमें सॉल्व करना आपको आना चाहिए तो आपको आ जाएगा ये आसानी से। तो सबसे पहले आप ऊपर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। अब ये जो फिगर दिया हुआ है इसका भी स्क्रीनशॉट करना है। फिगर आपको इसी तरीके का बनाना है। यहाँ पे E वाला और DA वाला दर्शाना है, यहाँ भी EDA दर्शाना है, दोनों तरफ EDA दर्शाना है, ऊपर भी EDA दर्शाना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें आप। अब बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो नीचे पार्ट बचा हुआ है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब पीछे का जितना भी पार्ट दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिए देते हैं। तो आप ऊपर से यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लें इसका। अब बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें और जो नीचे पार्ट दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट है, एक दो बार आप कॉपी पर प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और इससे पहले जो हमने पढ़ाया था एक समान आवेशी सीधे तार के निकटतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो हैं आपके 5 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। दोनों में से एक टॉपिक जरूर पूछ दिया जाता है, या फिर आपके गॉस के प्रमेय पूछेगा या फिर गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोगों में से दोनों में से एक जरूर पूछ देगा। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।